जैसे ही शार्वी ऑफिस के अंदर पहुंची, वानी तुरंत भागते हुए उसके पास आई। शार्वी यार, कितना टाइम लगा तुझे? तुझे पता भी है सुबह से कितनी बार ईशान सर तेरे बारे में पूछ चुके हैं। ऊपर से ये उनकी नई मॉडल शिल्पा, उसके तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। कभी बोलती है ड्रेस ऐसा है वैसा है, कभी मेरा मेकअप ठीक नहीं है, जिसकी वजह से सर और ज्यादा गुस्से में है। तू जल्दी से सब संभाल यार, कहीं उनका गुस्सा तुझ पर न फूट पड़े। उसकी बातें सुनकर शार्वी बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, सबको तो मैं ही मिली हूँ आज गुस्सा करने के लिए। पहले रोहन, फिर वो मिस्टर एरोगेंट, बिना बात के कितना कुछ सुना गया मुझे, खड़ूस कहीं का, और अब ये ईशान सर। जैसे ही वानी ने ये सुना, वो झट से बोली, रोहन ने क्यों गुस्सा किया तुझ पर? और ये तो खड़ूस एरोगेंट किसको बोल रही है? शार्वी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, कुछ नहीं, लंबी कहानी है यार, बाद में बताऊंगी। अभी तो पहले मैं सर के केबिन में जाती हूँ, इससे पहले कि वो फिर से मेरे बारे में पूछे। ये कहते हुए शार्वी जल्दी से अपने बॉस के केबिन की तरफ जा ही रही थी कि तभी वानी उसके हाथों में कुछ देते हुए बोली, ले, इनकी ज्यादा जरूरत है तुझे। शार्वी ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर हंसते हुए अंदर चली गई। शार्वी नॉक करके केबिन के अंदर गई। ईशान गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोला, तो फाइनली आप आ ही गई मिस शार्वी। ये ऑफिस क्या तुमने अपना घर समझ के रखा हुआ है कि जब मन होगा तब आओगी और जाओगी? टाइम देखा है तुमने? अगर टाइम पर ऑफिस नहीं आ सकती तो घर पर ही क्यों नहीं बैठ जाती तुम? तुमको सैलरी किस चीज की मिलती है? टाइम पर काम करने की, और तुमसे वो ही नहीं होता, शार्वी कहती है। सॉरी सर, वो एक्चुअली। तभी ईशान उसकी बात काटते हुए चिल्लाता है, व्हाट सॉरी? तुम्हारे ये फालतू के एक्सक्यूजेस सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ और जाकर शिल्पा को शूट के लिए रेडी करो। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और अब मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। दोपहर तक कैसे भी शूट कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझ आया? शार्वी ने ओके कहा और जल्दी से केबिन से बाहर निकल गई। वो बाहर निकलते ही बड़बड़ाई, क्या किस्मत है तेरी शार्वी, आज तो जिसे देखो वो बस सुनाए जा रहा है। मजबूरी है जो इसको भी टॉलरेट करना पड़ रहा है। पर देखना, एक दिन मैं खुद इसकी जॉब इसके मुंह पर फेंक कर मारूंगी। बड़ा बड़ा मुझे सुनाने वाला। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर सामने से आती हुई वानी बोली, क्या हुआ, ज्यादा सुनाया क्या? शार्वी चलते हुए ही बोली, तू छोड़ ना, कौन सा पहली बार सुनाया, आदत सी पड़ गई है अब तो सुनने की। तभी वो अपने कानों से एयरपॉड निकालकर वानी को थमाते हुए बोली, थैंक यू सो मच वानी, तूने उसके केबिन में जाने से पहले ये ईयरपॉड मुझे दे दिए, वरना उसकी किचकिच सुनकर मेरे कान पक जाने थे। तेरा आइडिया काम कर गया। पता है, जब वो सुना रहा था ना, तो मैं इनोसेंट सा फेस बनाकर चुपचाप सब सुन रही थी, पर सच तो ये था मैंने कुछ सुना ही नहीं। लास्ट में जब उसने जाने को बोला तो मैं इशारा देखकर ही समझ गई कि इसने सारी भड़ास निकाल ली है, अब जाने को बोल रहा है, और मैं चुपचाप ओके सर बोलकर निकल आई। ये बोलकर वो एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगी। तभी पीछे से ईशान की आवाज आई, यहाँ तुमको हंसने का काम नहीं दिया गया है, जाकर काम करो। जी सर। ये सुनते ही दोनों जल्दी से अपने डेस्क पर चली गईं। इधर रॉय मैंशन में जैसी एक लग्जरी कार रॉय मैंशन में आकर रुकी, उससे एक लड़का बाहर निकला। उसने बड़ी ही अदा से अपने बालों में हाथ घुमाया और सामने की ओर देखता हुआ बोला, फाइनली आई एम बैक। फिर वो विस्लिंग करते हुए घर के अंदर जाने लगा। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, उसने तुरंत अपनी आंखों से अपने सनग्लासेस हटाए और सामने की तरफ घूरते हुए धीरे से बोला, किसी ने सच ही कहा है कि अपना घर स्वर्ग से कम नहीं होता। और देखो स्वर्ग, I mean, घर में कदम रखते ही अप्सरा के दर्शन भी हो गए। उसने सामने देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की ग्लास विंडो के पास खड़ी थी। उसका मुंह खिड़की की तरफ था, जिससे उसका फेस बस एक साइड से ही नजर आ रहा था। और उस लड़की को देखकर एसआर की जीभ बाहर निकलते हुए उसके होठ को टच कर रही थी। उसको देखते ही वो लड़का तुरंत उसकी तरफ पहुंचा और पीछे से आवाज देकर बोला, हे ब्यूटीफुल, हु आर यू? तभी वो लड़की पीछे मुड़ी और अपने पीछे अचानक किसी को देखकर वो थोड़ा घबराते हुए बोली, आप कौन हैं? किससे मिलना है आपको? उसकी ये बात सुनकर वो लड़का हैरान होते हुए बोला, एसआर के घर में खड़ी होकर तुम एसआर से पूछ रही हो कि मैं कौन हूं? क्या तुमने कभी एसआर का नाम नहीं सुना? वो लड़की थोड़ी नासमझी से बोली,
मतलब हम समझे नहीं, कौन है सर? ये सुनकर वो लड़का मतलब एसआर अपनी जगह पर उछलते हुए जोर से बोला, क्या तुम एसआर का नाम तक नहीं जानती? मुंबई की हर खूबसूरत लड़की की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, एसआर एसआर एसआर। मैं कुछ साल के लिए मुंबई से दूर क्या हुआ, खूबसूरत लड़कियां मेरा नाम ही भूल गईं। स्ट्रेंज हाँ? फिर वो उस लड़की का हाथ प्यार से अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, कोई बात नहीं मिस ब्यूटीफुल, अब मैं आ गया हूं ना, एक बार फिर मुंबई पर एसआर का जादू चलेगा। फिर वो उस लड़की का हाथ चूमते हुए बोला, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया मिस, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी वो लड़की जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए हकलाकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं सर? एसआर फिर से उसका हाथ पकड़कर बोला, सर नहीं एसआर, चलो ठीक से बोलो, एस आर एसआर। तुम मुझे बेबी भी बुला सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और ये अपने नाजुक हाथों को ऐसे ना छुड़ाओ मेरे हाथों से, जान I mean, जान निकल जाएगी। फिर वो अपनी पॉकेट से डायमंड ब्रेसलेट निकालते हुए बोला, तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों के लिए ये खूबसूरत सा तोहफा मेरी तरफ से, डायमंड का 3 करोड़ का ब्रेसलेट। ये कहकर एसआर वो ब्रेसलेट उस लड़की को पहनाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी की गुस्से से भरी जोरदार आवाज उसके कानों में पड़ी, एसआर, ये क्या कर रहे हो तुम? आवाज को सुनते ही एसआर ने तुरंत वो ब्रेसलेट वापस चुपके से अपनी जेब में रखा और पीछे पलट कर देखा तो एक औरत जिसने एक महंगी सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, साथ ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, गुस्से से भरा चेहरा लिए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उस औरत ने खुद को काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, जिससे उसकी उम्र का सही अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसकी रौबदार पर्सनैलिटी को देखकर ही कहा जा सकता था कि जरूर वो औरत इस घर की मालकिन होगी। उसको देखते ही एसआर तुरंत ही उस औरत के करीब गया और खुश होते हुए बोला, मॉम देखिए मैं वापस आ गया, मैंने आपको बहुत मिस किया मॉम। ये कहते हुए वो जैसे ही उस औरत के गले लगने को हुआ, मिसेस रॉय उसे रोकते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, अभी अभी तुम उस मेड के साथ क्या कर रहे थे? ये सुनकर एसआर नासमझी से बोला, मेड? मेड कौन है यहाँ? आप किसकी बात कर रही हैं मॉम? मिसेस रॉय गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, उसी नौकरानी की जिसके झाड़ू पोछा करने वाले हाथों को चूमकर तुम अभी अभी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। मुझे नहीं पता था एसआर कि न्यूयॉर्क जाकर तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना लो हो जाएगा कि तुम अब एक नौकरानी के साथ भी फ्लर्ट करोगे। ये सुनकर एसआर ने तुरंत उस लड़की की तरफ देखा तो उस लड़की के दूसरे हाथ में एक कपड़ा था जिससे वो खिड़की के पास खड़ी डस्टिंग कर रही थी। ये देखकर एसआर तुरंत हड़बड़ाकर बोला, मॉम मैं उसके साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा था, सीरियसली मॉम, आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? मैं तो बस उससे ये बोल रहा था कि अपने खूबसूरत हाथों से खूबसूरती के साथ डस्टिंग करे, देखो कितनी धूल जमी हुई है यहाँ। मैं तो बस मॉम मैं उसे गाइड कर रहा था मॉम। वो इतना कह ही रहा था कि तभी मिसेस रॉय उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, तुम क्या कर रहे थे, क्या नहीं देखा वो मैंने? मुझे पता होता न्यूयॉर्क जाकर तुम ऐसी हरकतें करने वाले हो तो कभी नहीं भेजती तुम्हें वहाँ। और तुम वापस कब आए, इसके बारे में तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? एसआर बोला, वो मॉम एक्चुअली कल ही भाई का कॉल आया तो मुझे जल्दबाजी में वापस आना पड़ा। ना कि मैं भाई की बात को कभी नहीं टालता, बस इसीलिए आपको बताने का टाइम नहीं मिला, सॉरी ना मॉम। इस पर मिसेस रॉय मुंह बनाते हुए बोली, तुम मुझे क्यों बताओगे? तुम्हारा भाई जो है वही तो करता है तुम्हारे सारे फैसले। तुम कब आओगे, कब जाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं, मुझसे पूछना या मुझे बताना कोई जरूरी ही कहाँ समझता है। मैं तो बस नाम की माँ हूँ तुम्हारी, बाकी सब तो तुम्हारा वो भाई ही है। ये सुनकर एसआर बोला, ओफो मॉम, मैं घर आया नहीं कि आपने भाई को लेकर शिकायतें करनी फिर से शुरू कर दी। आप जानती है ना भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं, और जो भी करते हैं मेरे लिए सोच समझ कर ही करते हैं। आपका बेटा इतने दिनों के बाद घर आया है, ये नहीं कि आप उसकी चिंता करें, आप तो बस भाई को लेकर शुरू हो गई। उसकी बात सुनकर मिसेस रॉय बोली, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो अपने भाई के बारे में कुछ सुन ही कहाँ सकते हो, लेकिन मैं जो भी बोलती हूँ तुम्हारे भले के लिए ही बोलती हूँ। एनीवेज, तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और हाँ, रूम में जाकर अच्छे से नहा जरूर लेना, बहुत चिपक रहे थे ना उस नौकरानी से। ये सुनते ही एसआर ओके मॉम बोलकर मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही मिसेस रॉय उस मेड की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली,
मेरे बेटे से दूर रहना। एसआर के आसपास भी तुम मुझे नजर नहीं आनी चाहिए, वरना उसी टाइम इस घर से बाहर कर दूंगी तुम्हें, समझी? जी मैम। दूसरी तरफ शार्वी अपने ऑफिस में शिल्पा को शूट के लिए रेडी होने में मदद कर ही रही थी कि तभी ईशान ने वहां आकर पूछा, हे गाइस, क्या शूट की सभी तैयारियां हो गई हैं? इस पर शार्वी बोली, सब कुछ रेडी है सर, बट शिल्पा को ही रेडी होने में टाइम लग रहा है। इससे पहले कि ईशान शिल्पा को कुछ बोलता, शिल्पा जल्दी से बोली, मैं भी रेडी हूँ ईशान, बट मेरी ड्रेस की वजह से मैं अपनी हील्स की स्ट्रिप ठीक से नहीं लगा पा रही। मैं शार्वी को बोल रही हूँ कि वो मेरी हील्स पहनने में मेरी मदद करे, पर शार्वी शायद करना ही नहीं चाहती। इस पर ईशान तुरंत शार्वी से बोला, तुम अब तक खड़ी क्यों हो शार्वी? जाओ जाकर हेल्प करो शिल्पा की। ये सुनकर शार्वी ना चाहते हुए भी शिल्पा को उसकी हील्स पहनाने लगी। शार्वी अच्छी तरीके से जानती थी कि शिल्पा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, उसको नीचा दिखाने के लिए। उसकी ये हरकत देखकर वानी को भी बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ कहती कि शार्वी ने तुरंत ही वानी को शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ईशान वानी पर गुस्सा करे। जैसे ही शार्वी शिल्पा को उसकी हील्स पहनाने लगी, शिल्पा मन ही मन हंसते हुए बोली, अभी तो तुझे अपने पैरों में झुकाया शार्वी, देखना मैं आगे आगे क्या करती हूँ। जल्द ही तुझे बेइज्जत करके इस ऑफिस से बाहर ना निकाला तो मेरा नाम भी शिल्पा नहीं। ये सोचकर ही वो मुस्कुराई और अपनी जगह से उठते हुए बोली, ओके ईशान, अब मैं रेडी हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन अचानक ही वो लड़खड़ा कर गिर गई। जमीन पर गिरते ही वो दर्द से चिल्लाई, ओह माय गॉड। उसको ऐसे जमीन पर देखकर वानी और बाकी एम्प्लॉयज हंसने लगे, लेकिन तभी ईशान ने उनकी तरफ घूर कर देखा और जल्दी से उसे उठाते हुए बोला, हे, तुम ठीक तो हो ना? तुम गिर कैसे गई? इस पर शिल्पा रोते हुए बोली, शार्वी की वजह से इसने ही मेरी हील्स के स्ट्रिप को ठीक से नहीं लगाया ताकि मैं गिर जाऊं। शायद ये चाहती नहीं थी कि मैं शूट करूं। फिर वो अपना पैर पकड़कर बोली, मेरा पैर कितना दर्द कर रहा है, लगता है मैं ठीक से शूट भी नहीं कर पाऊंगी आज। जैसे ही शार्वी ने ये बात सुनी, वो हैरान होकर उसे देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि इसमें उसकी क्या गलती है, उसने तो सब काम ठीक से किया था। वो कुछ बोलती इससे पहले ईशान गुस्से से शार्वी पर चिल्लाते हुए बोला, तुमसे कुछ काम ठीक से होता भी है या नहीं? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो शार्वी? तुम जानती भी हो आज शूट ना होने की वजह से मेरा कितना लॉस हो सकता है। पर सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो ठीक से। शार्वी ने इतना बोला ही था कि तभी ईशान गुस्से से बोला, तुम्हारी गलती की वजह से मैं अपना आज का शूट नहीं रोक सकता। अब शूट शिल्पा करे या तुम, आई डोंट केयर, पर शूटिंग तो आज होकर ही रहेगी, दैट्स इट। उसकी ये बात सुनकर शार्वी बोली, पर सर मैं कैसे शूट कर सकती हूँ? तभी ईशान अपने दांत पीसते हुए बोला, जैसे भी करोगी अब तुम ही करोगी, समझी तुम? और अपनी एक एम्प्लॉय की तरफ देखते हुए उसे दूसरी ड्रेस लाने को कहा। जैसे ही वो एम्प्लॉय ड्रेस लेकर आई, उसे देखते ही शार्वी के तो होश उड़ गए। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एकटक उस ड्रेस को देखने लगी, फिर जोर से बोली, सॉरी सर, बट मैं ये नहीं पहन सकती। उसकी बात सुनकर ईशान बोला, व्हाट? क्या कहा तुमने? तुम ईशान खन्ना की डिजाइन की हुई ड्रेस को मना कर रही हो? जानती भी हो इसकी क्या कीमत है? तुम्हारी 1 साल की सैलरी भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएगी और तुम इसे मना कर रही हो। इस पर शार्वी बोली, पर सर मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती। ईशान गुस्से से बोला, तुमसे किसी ने पूछा कि तुम ऐसी ड्रेस पहनती हो या नहीं? लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से शूट रुका हुआ है, तो अब पूरा भी तुम ही करोगी, और अगर नहीं कर सकती तो अभी के अभी इस शूट के लिए जितने का भी खर्चा हुआ है वो तुम पे करोगी। ये सुनकर शार्वी की हालत तो करने या मरने वाली हो गई थी। ना ही वो ये ड्रेस पहनना चाहती थी और ना ही वो इस शूट के सारे एक्सपेंसेस को बेयर कर सकती थी। और अगर उसने मना करके ये जॉब छोड़ भी दी तो उसे जल्द से जल्द रोहन से शादी करनी पड़ेगी, और उसे ये भी नहीं पता कि रोहन उसे शादी के बाद जॉब करने भी देगा या नहीं। फिर उसका डिजाइनर बनने का ख्वाब कहीं ख्वाब न रह जाए, इसलिए ना चाहते हुए भी वो ड्रेस पहनने के लिए रेडी हो गई। वो एक सिल्वर कलर का फिश टेल गाउन था जो पूरी तरह से बैकलेस था। वो एक तरह की रिवीलिंग ड्रेस थी जिसकी वजह से शार्वी उस ड्रेस को पहनना नहीं चाहती थी। वैसे जैसे ही शिल्पा ने यह सुना कि शार्वी शूट करने के लिए तैयार हो गई है तो उसके चेहरे का रंग तो उड़ ही गया। उसने तो जानबूझकर गिरने का नाटक किया था ताकि शार्वी की गलती बताकर वो शार्वी को बेइज्जत कर सके और धक्के मरवा कर इस ऑफिस से बाहर निकलवा सके। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा प्लान ही उल्टा पड़ गया।
उसने सोचा था कि शूट कैंसिल होने की वजह से ईशान शार्वी को गुस्से से ऑफिस से बाहर निकाल देगा और ना जाने उसके साथ क्या क्या करेगा, पर यहां तो वो उसकी जगह शार्वी से ही शूट कराने लगा। पर अब वो कर भी क्या सकती थी? उसने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। एक्चुअली उसने सोचा था कि बस गिरने का नाटक करेगी, लेकिन अचानक ही उसकी ड्रेस उसके हील्स के नीचे आ गई, जिससे वो खुद को सही वक्त पर संभाल नहीं पाई और सचमुच नीचे गिर गई, जिसके कारण उसके पैर में सच में चोट आ गई थी। वो कहते हैं ना कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद सबसे पहले उस गड्ढे में गिरता है, और ऐसा ही कुछ शिल्पा के साथ भी हुआ। दूसरी ओर ड्रेसिंग रूम में बैठी शार्वी अपनी ही सोच में गुम थी। उसने अपनी जॉब बचाने के लिए वो ड्रेस पहन तो लिया था, बट वो अब बाहर जाने में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी अचानक ही ईशान अंदर आया और बोला, ए, हम पूरे दिन यहां बैठकर तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते, समझी? चलो बाहर। उसको देखकर शार्वी तुरंत ही हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और ईशान की तरफ टर्न हुई। शार्वी को इस तरह इस रिवीलिंग ड्रेस में देखकर ईशान उसे ऊपर से नीचे घूरने लगा। वैसे जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा सेक्सी लग रही हो इस ड्रेस में। उसकी ऐसी बात सुनकर शार्वी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। तभी ईशान उसके और करीब आकर बोला, हे शार्वी, रिलैक्स। तब ठीक है, क्या तुम शूट नहीं करना चाहती? ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं कैंसिल कर देता हूं। ये सुनकर शार्वी बोली, अगर ऐसा है तो मैं सच में ही शूट नहीं करना चाहती। ये सुनकर ईशान बेशर्मी से उसके और करीब जाते हुए बोला, तुम्हें देखकर अब शूटिंग करने का मन भी नहीं है। हम चाहें तो कुछ और करके भी सेटलमेंट कर सकते हैं। शार्वी नासमझी से बोली, मतलब? ये सुनकर ईशान बोला, ओह शार्वी, तुम इतनी भी नासमझ नहीं हो कि मेरी बात ना समझ पाओ। फिर वो शार्वी को पकड़कर जबरदस्ती अपने करीब लाते हुए बोला, मतलब साफ है, क्यों ना हम दोनों एक साथ एक रात। ये बोलकर उसने शार्वी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और उसकी ड्रेस की एक डोरी खींच दी। वो इतना बोल ही पाया था कि तभी शार्वी उसे खुद से दूर धक्का देकर एक थप्पड़ मारते हुए बोली, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? मिस्टर ईशान, आपके यहाँ जॉब करती हूँ तो मतलब आप कुछ भी बोलोगे मैं करूंगी। उसके इस तरह थप्पड़ मारने से ईशान गुस्से से बौखला गया। वो उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा, ईशान खन्ना को। अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। ये बोलकर वो शार्वी को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। तभी शार्वी ने उसे फिर से दो थप्पड़ जड़ दिए। अंदर से शोर शराबे की आवाज सुनकर वानी भी अचानक वहां पर आ गई और जल्दी से ईशान को धक्का देकर शार्वी से दूर करती हुई बोली, शार्वी, तू ठीक तो है ना? जब उसने शार्वी की ऐसी हालत देखी तो उसे समझते हुए देर नहीं लगी और उसने ईशान को गाली देते हुए कहा, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई शार्वी के साथ बदतमीजी करने की? तेरा तो मुंह नोच लूंगी मैं। ईशान गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुमने मुझसे ऐसी बात की? मुझसे? ईशान खन्ना से? आउट! निकल जाओ अभी के अभी मेरे ऑफिस से। उसकी बात सुनकर वानी बोली, तू क्या हमें ऑफिस से निकालेगा? मैं खुद ये जॉब तेरे मुंह पर मारती हूँ। तेरी इस घटिया जॉब की हमें जरूरत भी नहीं, घटिया इंसान, समझा? ये सुनकर ईशान बोला, बहुत बोल रही हो ना तुम। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हें जॉब कौन देता है। तभी शार्वी बोली, तुम क्या देखोगे? हाँ, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना मिस्टर ईशान। अगर दोबारा मेरे सामने भी आए ना तो मार मार के वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर मुंह छुपाकर घूमते फिरोगे, समझे? चल वानी। शार्वी ने वानी का हाथ पकड़ा और चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी कि तभी वानी ने कहा, 1 मिनट शार्वी। ये बोलकर वो पीछे मुड़ी और ईशान को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, आह! मन तो बहुत करता था तेरा मुंह तोड़ने का, पर ऐसा कर नहीं पाई। फाइनली ये मौका आज मिल ही गया। आइंदा किसी से भी ऐसी बदतमीजी करने से पहले ये थप्पड़ जरूर याद रख लेना। हाँ, चल शार्वी। ये कहकर वो जल्दी से वहां से चली गई। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि ईशान कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वानी जैसी कमजोर दिल की लड़की उसे कभी थप्पड़ भी मार सकती है। वो काफी देर तक बुत बनकर रह गया और जैसे उसे होश आया वो पीछे से चीखते हुए बोला, अब देखना मैं क्या करता हूं तुम दोनों के साथ। जस्ट वेट एंड वॉच, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जहां ईशान इस वक्त इतने थप्पड़ खाकर गुस्से से तमतमा रहा था,
वहीं ये सब देखकर किसी शख्स के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जो चुपके से रूम की विंडो के बाहर खड़ा काफी देर से ये सब कुछ देख रहा था। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। तो फ्रेंड्स, आज हमने नारी का एक और रूप देखा। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं और सामने वाला उसको कुछ और ही समझ बैठता है। जिस तरह शार्वी अपने बॉस की रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन उसका बॉस अपनी मर्यादा से, अपनी लिमिट से कहीं आगे बढ़ चुका था। सो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जहां पे आपको लगे कि सामने वाला अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, तो चुप बिल्कुल ना रहे, मुंह तोड़ जवाब दें, जैसा शार्वी ने दिया, जैसा वाणी ने दिया। जानेंगे आगे कि क्या होता है शार्वी और वाणी के इस एक्शन का रिएक्शन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए रिवांश को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है रिवांश के साथ। तू जान है।